जो न्यूज़पेपर देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका 14 जुलाई का होगा और ये जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये आपका जो है वो दैनिक जागरण है और ये आपका दिल्ली एडिशन है। तो इसमें मेनली जो भी न्यूज़ हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे और फिर हम लोग जो है डिटेल में भी हम लोग एडिटोरियल को भी देख लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमको डीपली नॉलेज को आप डेवलप कर सकते हैं इससे। और एडिटोरियल जो होता है ना वो क्या होता है कि किसी भी स्टार्टिंग से लेकर के कोई भी कहाँ तक वो चीज़ें पहुँची है वो इन तक की बातें, और ये आपका राइटर का जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि वो किस तरह से किसी भी चीज़ को इंडिया या फिर फ्रांस के रिलेशन को देखते हैं, या इंडिया ने क्या क्या ग्रोथ करा है इंडिया फ्रांस के बीच में। जैसे कि हमने अमेरिका और आपका इंडिया के रिलेशन को देखा तो इससे हमारे पता चलता है, हमने कल भी पढ़ा था कि किस तरह से विमेन जो हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है एक स्टेट के द्वारा। और वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अगर सेंटर भी आगे इस तरह से ऑप्ट करना चाहती है तो ऑप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं और जानने का कोशिश करते हैं, और इसमें हम लोग साइबर क्राइम के साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो पीएम मोदी के द्वारा जो न्यूज़ आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो पीएम मोदी जो हैं आप जानते हैं कि अभी जो है वो फ्रांस गए हैं, फिर यूएई जाएंगे। तो वहीं पे बात होता है कि यूएन की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है भारत की स्थायी सदस्यता, ऐसा मोदी जी का हमारा पीएम का जो है वो लाइन है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पीएम मोदी जी के रिगार्डिंग कि भारत को वर्ष 2027 तक विकसित देश बनाने के को लेकर के प्रतिबद्धता जताते हुए हमारे पीएम ने क्या कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता तो बनेगा ही, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। मतलब पीएम मोदी जी का विज़न है कि इस तरह से हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। विकसित पश्चिमी देशों एवं गरीब देशों के बीच सक्षम सेतु का भी काम यानी भारत के द्वारा किया जाएगा। जो आपका विज़न है भारत का ग्लोबल साउथ का, यानी सबको साथ लेके चलने का। अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को उनके अधिकारों से लंबे समय तक वंचित रखा गया है, अब उन्हें समुचित हक मिलना चाहिए, ऐसा विज़न मतलब ऐसा थॉट प्रकट किया गया हमारे पीएम जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को भी ज़रूरी बताया गया है कि बार बार जो समर्थन एक देश करते हैं तो दूसरा देश वो समर्थन नहीं करते। तो इस तरह से भारत ने अपना इच्छा जताया है कि यूएनए में किस तरह से भारत का भी स्थायी सीट होना चाहिए, और कहा कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश एवं सबसे बड़ा लोकतंत्र भी अगर स्थायी सदस्य नहीं होगा तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर क्या होगा, सवाल खड़ा होगा कि ये इस पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद भी दुनिया की आवाज़ होने का दावा कैसे कर सकती है कि जब आप इतने बड़े लोकतंत्र देश को अगर आप अस्थायी सीट ही नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे आप दुनिया की आवाज़ बन सकते हैं। आगे पीएम मोदी जी ने बताया कि गुरुवार को बताया कि पीएम मोदी जी ने 2 दिवसीय दौरा किया था। फ्रांस के साथ कई मोर्चों पर अहम समझौते होने हैं। फ्रांस के प्रमुख मीडिया संस्थान लेज इको को दिए ऐसा इंटरव्यू में उन्होंने दिया तो स्पष्ट किया कि भारत केवल अपनी नहीं बल्कि विश्व की सोचता है। बात भी सही है, भारत अपना ही नहीं, वो हर एक देशों के बारे में उतना ही कंसर्न रहता है जितना वो अपने चीज़ों के बारे में कंसर्न रहता है। जो देश विकास में पिछड़े हैं उनके हक की लड़ाई भी भारत लड़ेगा, ठीक है, ऐसा भारत का मानना भी है। और भारत ने कई कई मौके पे दिखाया भी होगा। आपने देखा कि म्यांमार में किस तरह से, आपका देखा कि नेपाल में किस तरह से वो मदद करता आया है, श्रीलंका में अभी जो हाल ही में कितने सारे चीज़ों को भारत ने दिया है श्रीलंका को। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए भी यह कोशिश की कि ग्लोबल साउथ देशों से जुड़े मुद्दे केंद्र में रहे, ठीक है, यानी जो भी ग्लोबल
ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो G20 में भी शामिल किए जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो विश्व में विभेद और बढ़ेगा और पश्चिम देश और दुनिया के दूसरे देशों के बीच खाई और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसका ग्लोबल साउथ के देशों पर असर चिंता का बड़ा कारण है। भारत हमेशा से मानता है कि इस विवाद का कूटनीति और बातचीत से हल निकाला जा सकता है, ठीक है। हर देश की संप्रभुता का आदर होना चाहिए। चीन के आक्रामक व्यवहार से जुड़े सवाल पर भी भारत जो भविष्य बनाना चाहता है उसके लिए शांति काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत और चाइना जो लड़ पड़े, लेकिन मरेंगे तो दोनों देशों के लोग। उसी तरह से कोई देश बहुत पीछे हो जाएगा, कोई देश जो है थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी नुकसान दोनों देशों को होगा, जिसके लिए शांति काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन इस बारे में अभी सुनिश्चित नहीं हो जा सकता। भारत ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिमायत करता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि करता है जो जिसमें क्या है कि आपसी भरोसा हो और कानून सम्मत व्यवस्था हो, ठीक है। भारत का ऐसा मानना है, तभी अस्थायी शांति और स्थिरता स्थापित होगी। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक प्रश्न के जवाब पे भी पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा ढांचे में व्यापक बदलाव की ज़रूरत बताते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनाई गई है उसमें बदलाव एवं ईमानदारी की बात करने की ज़रूरत है। हमें विचार करना होगा कि क्या व्यवस्था मौजूदा वैश्विक सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस वैश्विक ढांचे का प्रमुख अंग माना जाता है, लेकिन इसे वैश्विक इकाई कैसे माना जा सकता है जब इसमें जो है वो दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है किसमें, तो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ऐसा पीएम मोदी जी का बोलना है, ठीक है। और ऐसा आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि अगर इन साउथ अमेरिका का प्रतिनिधित्व हो, अफ्रीका का हो, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसा वक्तव्य है पीएम मोदी जी का कि ज़्यादातर देशों ने बता दिया है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने फ्रांस की रुख की भी सराहना की है कि फ्रांस भी चाहता है कि वो जो इंडिया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब परमानेंट सदस्य बने, ठीक है, सुरक्षा परिषद का। देखिए राफेल जो आपका 26 राफेल एमजेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौदे को मंजूरी मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो आपके हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने क्या किया है कि 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। सौदे से जुड़े हुए समझौते पे फ्रांस और के दौरान जो हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट को देख लेते हैं। एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया का करना होगा साझा प्रयास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें आपका जो है भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उससे हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैश्विक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को अहम बताया है। G20 के तहत पहली बार जो है साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर गुरुग्राम में हो रहे, आपका कहाँ पर हो रहा है, तो गुरुग्राम में हो रहा है साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इसे वक्त को उन्होंने मतलब जो आपके अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत बताते हुए कहा कि असुरक्षित साइबर स्पेस राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता और आपका संप्रभुता पर क्या होता है कि प्रश्न चीज़ खड़ा करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के अगर साइबर क्राइम को रोका नहीं गया तो एक देश को तो नुकसान होता ही है, मानो कि पूरी स्थिति भी खराब हो जाती है। साथ ही उन्होंने फेक न्यूज़ टूल किट दुष्प्रचार के कैंपेन के रोकने के लिए साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया है, ठीक है। शाह के अनुसार अभी तक G20 सम्मेलन में आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डाटा के आदान प्रदान पर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन डिजिटल परिवर्तन के इस दौर में इसके आपराधिक एवं सुरक्षा के पहलू को समझना और इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। वो कहा कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की बैठक में पहली बार जो है साइबर सुरक्षा और आपकी क्या है तो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड तो बात किया ही उन्होंने। और आगे भी बताया जा रहा है कि आपका जो है नई और अनूठी पहल है। पिछले 10 वर्षों में बताया जा रहा है कि भारत के एक डिजिटल राष्ट्र के रूप में परिवर्तन को रेखांकित करते हुए शाह ने बताया कि इस तरह से भारत जो है वो साइबर सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए भी हैं, ठीक है, भारत के द्वारा ऐसा उठाया भी गया है।
तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो है साइबर हमले से सुरक्षा किसी एक देश के बूते की बात नहीं है और इसके लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसा करे, और भी देशों का सहयोग मिलेगा तो और जल्दी वो ठीक हो सकता है, साइबर समस्या से निपटारा मिल सकता है। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें से कहा गया है कि 2019 से 2013 के बीच जो है वो आपका 23 होगा। तो साइबर हमले की दुनिया को लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है। ठीक है, अगर उनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने फेक न्यूज़ टूल की दुष्प्रचार कैंपेन की बात की। ठीक है, यानी हमारा वर्ल्ड बैंक भी इस तरह की बात करता है और आप अगर देखेंगे तो ये अमित शाह जी का भी यही कहना है। ठीक है, तो यहाँ रुकने के लिए और डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी में बदल गई पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर बल दिया। ठीक है, साइबर सुरक्षा को ज़रूरी बताते हुए जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके लिए हम न तो अत्यधिक आज़ादी देकर राष्ट्र को संकट में डालने का खतरा उठा सकते हैं और न ही डिजिटल फायरवॉल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर खुद को अलग थलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग करें तो भी आपका अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रोथ से पिछड़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि ये यहाँ पे बताया कि डिजिटल अपराध को काउंटर करने के लिए सभी देशों के कानूनों में एकरूपता लाने और साइबर अपराधों की सीमा रहित प्रकृति को देखते हुए विभिन्न देशों के अलग अलग कानूनों के अनुरूप जो है वो कार्रवाई करने की व्यवस्था लागू करने के साथ ही साइबर सुरक्षा के मानक और तैयार करने एवं एक दूसरे को बेहतरीन क्रियाकलापों को अपनाने और नियमन में तालमेल बनाने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने के विचार करने को कहा। ठीक है, यानी इस तरह से जो आपका गुरुग्राम में जो होता है साइबर से रिलेटेड जितना भी, तो इस तरह की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। वही आपके अमित शाह जी ने भी कहा। ठीक है, एक पॉइंट है जो यहाँ पे देखने वाला ज़रूरी होता है, डार्क नेट की गतिविधियों से निपटने के उपाय ढूंढने होंगे। यहाँ पे बताया गया डार्क नेट और मेटावर्स को युवा में कट्टरता फैलाने से लेकर के आतंकी फंडिंग और ट्रेनिंग के लिए हो रहे इस्तेमाल को भी सचेत किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि डार्क नेट पर चलने वाले इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, इससे निपटने के उपाय भी ढूंढने होंगे। इसके लिए जो है मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम बनाने के लिए साझा प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अलावा अन्य देश भी इस तरह से इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके जो है वो क्या कर सकते हैं कि देश को सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। आगे बताया उनके द्वारा उम्मीद भी जताई गई कि सम्मेलन साइबर सुरक्षा की दिशा में एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करने में भी सफल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने ये पॉइंट को देखा कि किस तरह से भारत जो है वो साइबर सुरक्षा में अपना आगे बढ़ रहा और किस तरह से ये साइबर सुरक्षा से भारत निपटेगा, ये भी हमको एक रणनीति देखने को मिली। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हम लोग देखते हैं कि अमृतकाल में कृषि रखेगी लोगों की सेहत और जलवायु का ध्यान। ये स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि इस तरह से जो है वो कृषि और जलवायु का यूज़ कर सकते हैं हम लोग विभिन्न चीज़ों में, कि अगर जलवायु बेस्ड रहेगी तो कृषि भी आपका ग्रोथ होगा और लोगों का सेहत भी अच्छा होगा। तो चलिए मेंस आंसर राइटिंग को भी ध्यान में रखते हुए साथ साथ चलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 25 सालों के अमृतकाल में कृषि का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है, ऐसा मतलब बताया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी बताया गया है कि अमृतकाल में कृषि अब की तुलना में लोगों की सेहत और जलवायु दोनों का अधिक ख्याल क्या करेगी, रखेगी। आयोग के मुताबिक इस काम के लिए हमें खेती के परंपरागत तरीकों को बदलना होगा और बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन करना होगा। ठीक है, अगला अगर बात करें तो करना होगा और आपका बताया जा रहा है कि सरकार को भी जो है कृषि क्षेत्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यानी कहने का मतलब कृषि क्षेत्र में भी किस तरह से मतलब कृषि से आगे बढ़ पाए, तो इस तरह से बताया जा रहा है करना होगा ताकि सब्सिडी का भार कम हो सके। ठीक है, अगला मतलब बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021 में देश की 46.5% जो आबादी है वो आपके कृषि के कार्य में लगी हुई है, यानी भारत के रिगार्डिंग ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपका मेंस आंसर राइटिंग का एक पॉइंट निकल गया कि टोटल 46.5%
50% जो है वो आबादी कृषि में लगी हुई है। और इसमें बोला जा रहा है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान सिर्फ 16.3 प्रतिशत है। ठीक है, कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो आपका 16.3% है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमृतकाल में भारत को विकसित बनाने में कृषि की भूमिका होगी, और यह तभी संभव है जब कि आप तकनीक एवं विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है कृषि व्यापार को बदला जाए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, यानी इस एडिटोरियल में यही आपका डिटेल में बताया जा रहा है कि के मुताबिक स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर फोकस करना होगा और इस बदलाव के लिए माहौल तैयार करना होगा, और आपको सरकार को नियामक स्तर पर इस काम में मदद करना पड़ेगा। ठीक है, करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों की पूरी तरह जो है, किसानों की पूरी तरह अगर बात करें, पूरी तरह मुफ्त बिजली देने से पानी का जमकर दोहन हुआ है, और अब हालात यह है कि कई जगह पानी खत्म हो गए हैं। ठीक है, मुफ्त में पानी की उपलब्धता में किसानों में परंपरागत खेती को नहीं छोड़ा, और आज भारत चावल एवं चीनी जैसे उन उत्पादों का निर्यातक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है, निर्यातक है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है क्या कि जिसके उत्पादन में पानी अधिक लगता है, तो चावल के उत्पादन में पानी ज़्यादा लगता है और शुगर केन में तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, भारत उगा ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो निर्यात करने लगा है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो दूसरे तरफ क्या है, तो ये दाल और खाद्य तेल का बड़ा आयातक है। ठीक है, और भारत क्या है, तो आपका खाद्य तेल हो गया, दाल का जो है आपका आयातक भारत बन चुका है। इसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि जिसके उत्पादन में पानी का कम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नीति आयोग ने यह चिंता जताई कि अब भी 22 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण के शिकार है। ठीक है, 22 करोड़ से अधिक लोग जो है वो आपका क्या है, आपके कुपोषण के शिकार है भारत में, जो अगर बात किया जाए उसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सार्वजनिक निवेश के भरोसे कृषि का विकास। पिछले 50 सालों में यह देखने में आया है कि जिन खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए सरकार सबसे अधिक सब्सिडी देती है, और आपका क्या है कि हर साल उनके क्या है, तो उनके न्यूनतम आपके क्या है, तो समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो तय किया जाता है उसमें क्या करती है, तो भारत सरकार उसकी बढ़ोतरी करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है क्या कि बढ़ोतरी तो करती ही है भारत सरकार, हर साल एमएसपी बढ़ोतरी करती है, उनके उत्पादन की बढ़ोतरी, और उन बढ़ोतरी दर उन खाद्य पदार्थों से कम है जिन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं या काफ़ी कम मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्सिडी का हालात है। पूरी तरह से सब्सिडी आधारित जो कृषि व्यवस्था होने से निजी सेक्टर ने कृषि में निवेश नहीं किया। ठीक है, और अब क्या देखा जा रहा है कि कृषि का जो है वो विकास सार्वजनिक निवेश पर आपका निर्भर हो गया, यानी यहाँ पे निजी सेक्टर आते ही नहीं है, आपका गवर्नमेंट ही जो करना होता है करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केमिकल के इस्तेमाल में 1100% की बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें सब्जी फल हो गए, उसके बाद दुग्ध उत्पाद हो गए, और मछली एवं अन्य जैविक पदार्थों के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इनका उत्पादन अब बाजार की मांग के मुताबिक होने लगा है। नीति आयोग के मुताबिक पिछले 50 सालों में बोला जा रहा है कि कृषि उत्पादन में विभिन्न प्रकार के केमिकल के इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि 1100% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस अवधि में जैविक खाद का इस्तेमाल सिर्फ 75 क्या हुआ प्रतिशत बढ़ा है। इस रोग को भी बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आपका, तो यहाँ पे एमएसपी की बात की जा रही है, तो देखिए खाद है 11-12 से लेकर के 20-21 के बीच खाद उत्पादन विकास दर। तो देखिए गेहूँ, आपको चावल, गेहूँ, गन्ना एमएसपी सपोर्ट पूरी तरह मिलता है। मोटे अनाज हो गए, दाल और तिलहन पे कुछ मिलते, कुछ पैसे मिलते हैं, फल सब्जी पे मिलते ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा डेयरी संबंधी उत्पाद पे थोड़ी मदद मिलती है, ज़्यादा नहीं। मछली पे तो मिलता ही नहीं है। अगर इनपुट सब्सिडी की बात करें तो भारी मात्रा में इनको दिया जाता है। छोटे पैमाने पे आपको अनाज, दाल और तिलहन के लिए दिया जाता है। फल सब्जी अच्छी खासी आपके इनपुट सब्सिडी होती है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डेयरी संबंधी उत्पाद में नई इनपुट सब्सिडी लगती है। उसके अलावा क्या है तो मछली पालन में भी आपको इन पे सब्सिडी नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे देखा जा रहा है तो अगर बात करें यहाँ पे तो उत्पादन बढ़ोतरी तो चावल, गेहूँ और गन्ना में सब्सिडी के बाद भी 1.39% बढ़ोतरी हुई है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन में 2.44% और फल, सब्जी और आपका जो हुआ 3.47%। डेयरी एवं संबंधी उत्पाद जो है 5.54% और मछली उत्पादन में 8.97% आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अलग अलग पॉइंट को भी हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब हम लोग अगले वाले देख लेते हैं। यहाँ हम लोग शिक्षा नीति की समीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिटेल में न्यू पॉइंट्स आए हैं और हमको जानना चाहिए। ये बद्री नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा ही हमें अनेक संकटों से उबारने का साधन है, ठीक है। हमें अनेक संकटों से उबारने का साधन अगर कोई चीज़ है तो शिक्षा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्वामी जी की भांति शिक्षा के जरिए मुक्ति की राह देखी थी, ठीक है। शायद इन्हीं विभूतियों की प्रेरणा के कारण जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना की गई। इस नीति के माध्यम से अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माध्यम से शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस नीति को लागू हुए इसी माह 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 2020 में आया था। इस दौरान यह नीति कई जो है विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुकी है। कई जगह जो लागू होने की प्रक्रिया है, आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी इसे पूर्णतः लागू करने की आपकी क्या प्रक्रिया जारी है। इस नीति के संदर्भ में यह एक प्रकार का संक्रमण काल है। यह संक्रमण पहले से चली आ रही है। शिक्षा नीति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बढ़ने की दिशा में हो रहा है। यह रूपांतरण भारत में चल रही शिक्षा प्रणाली के आत्मा में निरंतर एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में संभव हो रहा है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि शिक्षा नीति का यह तीसरा वर्ष हमें आत्म मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान कर रहा है कि जिससे हम देखें कि हमारी जो है वो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कि कौन सी नई धारा बन गई है और विकसित हो रही है, ठीक है। यानी हमको डीप एनालाइज करना होगा शिक्षा नीति को। साथ ही यह भी देखें कि इस प्रक्रिया में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व क्या है। हम यह भी समझे कि इससे हम किस प्रकार की नीति नई पीढ़ी गढ़ने जा रहे हैं। मेरी समझ तो इस शिक्षा नीति ने सबसे पहला परिवर्तन शिक्षा के हमारे उद्देश्य और लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करने के रूप में किया है। इसके तहत अगर देखें तो औपनिवेशिक शिक्षा नीति के बचे खुचे प्रभाव के कारण जो है आज़ादी के बाद से ही अपने खोए स्व के तलाश की जो चुनौती खड़ी हुई थी, उसे शिक्षा नीति ने गहराई से समझाते हुए उसके रचनात्मक विकल्प के मूल्यगत एवं व्यवहारिक रूपरेखा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इसने हमें यह भी बताया है कि उपनिवेशिकता के दबाव में हमारे समक्ष जो चेतनागत दृष्टि बाधा उत्पन्न हुई है, उससे उबरना एवं राष्ट्र को भी उबारना कितना आवश्यक है, ठीक है। नई शिक्षा नीति ने हमें यह बताया है कि भारतीय समाज स्वयं में ज्ञान एवं लोक विद्या का एक शक्तिवान क्षेत्र है, जिसकी शक्ति समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग भले ही निरक्षर माने जाते हों, किंतु संभ्रांत ज्ञान, दृष्टि, अनुभवगत तकनीक एवं अन्य जानकारी से लैस रहते हैं। भारतीय समाज में देशत आधुनिकता की जो धारा काफ़ी पहले से बढ़ती रही है, जो आपका बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी आधुनिकता के संहारक प्रभाव से दुनिया को बचाने की परियोजना में शायद मददगार हो सके। भारत में शिक्षाविद यह समझाते रह गए कि हम अपनी भाषाओं को
अपनी भाषा को महत्व देना शिक्षा को बेहतर बनाएगा। ठीक है, देश में अनेक भाषा एवं बोलियां सामाजिक अनुभवों एवं ज्ञान कोशों को स्वयं में समाये हैं। उन्हें पाने के लिए हमें उन समुदायों की भाषाओं को महत्व देना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बन रहे पाठ्यक्रमों के विकास की प्रक्रिया में इस पहलू की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। अपने रूपांतरित तत्व के रूप में इस नीति ने शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी को रचने में संवेदनाएं एवं संरचनात्मकता के महत्व को भी समझाया है। इसने हमें ऐसी रूपरेखा दी है जिसे छात्रों में संवेदनात्मक तत्वों एवं रचनात्मक संकल्पना को विकसित किया जा सकता है। आगे अगर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जिस पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसने क्या किया है कि अपने अनेक सकारात्मक तत्वों के साथ ही नकारात्मक तत्व भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यारोपित किए हैं। ठीक है, यानी अच्छी भी और आपकी नकारात्मक दोनों को प्रत्यारोपित किया गया है। इसने हमारे भीतर भयानक स्वार्थ बोध विकसित किया है, जिसने हमारे भीतर संवेदनाओं को तो मारा ही है, साथ ही हमारी रचनात्मक संकल्पना शक्ति को भी कमज़ोर किया है। इस कारण हमारे भीतर मानवीय भाव क्षीण हुए हैं। इसके परिमार्जन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान केंद्रित है जिसमें छात्रों के भीतर अपने सांस्कृतिक, संगीत और अन्य जो कला माध्यमों के द्वारा उनकी रचनात्मक एवं संवेदना को पुरस्कृत किया जा सके। इससे नई पीढ़ी को दोहरा लाभ होगा। एक तो उन्हें अपने संस्कृतियों की रचनात्मक शक्ति का भान होगा और दूसरे इससे उनकी अंतर चेतना में संवेदना भाव एवं रचनात्मक शक्ति प्रबल होगी। तभी वे हिंदी के मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार अपने भीतर शक्ति की मौलिक कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुतः कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें हमारे भीतर से खोती जा रही मौलिकता को वापस लौटाने की बेहतर परियोजना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी नए परिवर्तन के साथ ताल बिठाने में कुछ समस्याएं भी आती है, जिनका समय रहते समाधान भी उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के अभी भी विभिन्न अंश भागियों के साथ हुए संवाद से मुझे यही अनुभूति है कि इस पहलू को लेकर के भलीभांति परिचित है। ठीक है, इस पहलू को लेकर के भलीभांति परिचित है। उनके भीतर इस परिवर्तन की दिशा को लेकर के सही दृष्टिकोण आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी रूपांतरित दृष्टि एवं सक्षम नेतृत्व से इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और आपके यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, उससे जुड़े अन्य संस्था विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर के नए परिवर्तन को साकार करने में लगी हुई है। यह शिक्षा नीति बताया जा रहा है कि भविष्य के भारत का खाका तैयार करने की प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में सिद्धि के रंग भरती जा रही है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि इस शिक्षा के अंतर्गत तैयार हो रहे पाठ्यक्रमों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों की नई खेप आने में अभी कुछ समय लगेगा। संभव है कि इस शिक्षा नीति से रचनात्मक संवेदना, मौलिकता और राष्ट्रभाव से जुड़ी युवा पीढ़ी निर्मित हो पाए। ठीक है, अपनी वैश्विकता के प्रभाव तले अभी भी कायम शिक्षा तंत्र हमें अपने ही समाज और संस्कृति में विमुख बना रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि इसके आपका आगे बताया जा रहा है कि इसके उलट जो है वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए जो विकसित होने वाली पीढ़ियों में अपनी जड़ों के साथ गहराई से जुड़कर वैश्विक आकाश में देखने और उसमें विचरने की मेधा और आध्यात्मिक क्षमता होगी। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखक जो है वो जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के क्या है, निर्देशक है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनके द्वारा लिखा गया था। मैं इनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ कि इनके द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई है वो हमारे आगामी जितने भी यूथ हैं, जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी बदलाव हो वो बहुत ही सराहनीय हो, भारत सरकार हो चाहे आम जनता के द्वारा। ठीक है, देखिए एक ये जो है अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है चंद्र मिशन की सफलता, चंद्रमा के बारे में हम लोग देखते फिर चांद को
चला चंद्रयान। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें, डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है का तीसरा चंद्रयान अभियान पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक ग्रह यानी चंद्रमा की नई खोज के मिशन पर रवाना होने को तैयार है। ठीक है, यानी आपका जो चंद्रयान मिशन ये आपको रवाना होने को तैयार है। तो देखिए मून मिशन थर्ड का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। ठीक है, कि चंद्रमा की सतह पर जो है वो मून मिशन थर्ड जो चंद्रयान थर्ड है वहाँ पे सुरक्षित लैंड कर जाए। वजह यह है कि 2019 में चंद्रयान टू की नाकामी लैंडिंग की समस्या से ही जुड़ी थी, लैंड नहीं कर पाया था ना चंद्रयान 2। अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रक से उसका संपर्क क्या हो गया, टूट गया। और याद रखिएगा चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था। कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 को उसी जो है अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, चंद्रयान 3 के जो बताया जा रहा है कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद उसमें रोवर का संचालित किया जाएगा, रोवर को संचालित किया जाएगा जो चंद्र भूमि पर भ्रमण करेगा। चंद्रमा का जो लैंड है वहाँ पे वो भ्रमण करेगा। चंद्रयान 2 की तरह इस तीसरे मिशन के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है। उद्देश्य है कि इसकी सहायता से हमारे विज्ञानी चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। बहुत अच्छी इन्होंने लिखा है। आपका बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पे जो है वो चंद्रमा की उस अंधेरे पहलू को चंद्रयान 3 से और रोशन करने की कोशिश की जाएगी, यानी जान पाएंगे, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। यह डार्क साइड जो होते चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की है जो की है। अगर बात करें उल्लेखनीय है कि भारत, चीन और आपका इजराइल जो है वो के अलावा जापान भी चांद पर जाने की तैयारी में लगे हैं और इन सबके निशाने पर चंद्रमा की अनछुई ज़मीन है। ठीक है, ये भी मतलब भारत, चीन और इजराइल जो है और जापान भी चांद पर लगे हुए हैं कि पहुंचेंगे। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि असल में चांद के दक्षिण ध्रुव को कई मायनों में भावी चंद्र मिशन के द्वारा खोलने वाला माना जाता है। ठीक है, कि अगर यहाँ पहुँच गए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इसकी कुछ ठोस वजह है, क्या है? पहली यह है कि हमेशा छाया में रहने वाला इस हिस्से के बेहद ठंडे क्रेटर यानी गड्ढों में जमी हुई बर्फ़ के भंडार हो सकते हैं जो पानी के बड़े स्रोत होंगे। यहाँ जीवाश्मों को खजाना मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि हीलियम 3 जैसा बहुमूल्य जो है वो आपका खनिज मिलने की भी आशंका है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम 3 की भी संभावना है। 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब 5 अरब डॉलर है। सोचिए 1 टन हीलियम की। अनुमान है कि चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है, यानी चंद्रमा से जो है 2.5 लाख टन जो है हीलियम थर्ड जो है वो ढोकर के लाया जाता है पृथ्वी तक। इसरो ने दक्षिण ध्रुव की चट्टानों में लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की भी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया है कि इसरो ने बोला है कि यहाँ पे है। चंद्रमा को लेकर के बताया जा रहा है कि दुनिया में मची हलचल का ही नतीजा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर दोबारा जाने की अपनी कसम तोड़ दी है। ठीक है, यानी मतलब दोबारा नहीं जाने की कसम को तोड़ दिया कि अब हम जाएंगे। कौन? नासा ने। आर्टेमिस मून मिशन के रूप में चंद्रमा पर इंसान को भेजने की व्यापक योजना की शुरुआत मानव रहित यान ओरियन के प्रक्षेपण के साथ ही जा चुका है। ठीक है, ओरियन भेजा जा चुका है। ठीक है, पिछले साल शुरू किए गए इस मिशन के तहत नासा ने 8 देशों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता कर रखा है। ठीक है, जिसमें सभी देश मिलकर चंद्रमा के अन्वेषण में सहयोग करेंगे। और हाल ही में बोला जा रहा है कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी आर्टेमिस मिशन से इसरो को जोड़ने की योजना पर पहल हुई थी। बहुत अच्छी बात है, नासा और इसरो काम करेंगे। आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रियों को भी जो है चंद्रमा की वो मध्य रेखा के बजाय उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना है। आर्टेमिस मिशन भी दक्षिणी पोल पे ही उतरेगा, साउथ पोल पे।
ठीक है, मून के साउथ पोल पे, जो अभी तक इंसान के कदमों की छाप के मामले में अनछुआ है, यानी वहाँ पे अभी इंसान नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, अपोलो 11 और आपका आर्टेमिस मिशनों के बीच यदि सबसे ज़्यादा कुछ बदला है तो चंद्रमा को लेकर के विज्ञानियों की जो है वो अवधारणा ही बदली है। ठीक है, अगला देखिए जाए तो कहा जा रहा है कि अपोलो मिशन के समय नासा की अंतरिक्ष यात्री समेत विज्ञान बिरादरी और पूरी दुनिया को लगता है कि अपोलो मिशन के समय जो है नासा के अंतरिक्ष यात्री समेत विज्ञान बिरादरी तथा पूरी दुनिया को लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन अब सभी को पता है कि कम से कम क्या है तो चंद्रमा के दक्षिणी पूर्व ध्रुव पर भारी मात्रा में जो है बर्फ और भाप के क्या है तो पानी भाप के रूप में पानी मौजूद है। ठीक है, मगर चूँकि मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष यात्रियों के पड़ाव और इंसानी बस्ती बचाने के लिहाज से भी चंद्रमा को सर्वाधिक संभावना वाले अंतरिक्षीय पिंड के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, कि फ्यूचर में हो सके मून पे रह सके इंसान, इसलिए विज्ञानी पानी की मौजूदगी वाले इलाकों पर दाव लगा रहे हैं। ठीक है, यदि वहाँ इंसानी बस्तियाँ नहीं भी बसी तो भी चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जो सुदूर अंतरिक्ष की ठोर लेने में हमारी मदद करेगा। साथ ही वहाँ मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल पूरी ग्रहों को जाने वाली रॉकेट के ईंधन दूसरे ग्रहों को जाने वाली रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कि अगर देखा जाए तो असल में जो है पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों को अधिकतम ऊर्जा इस ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाता है। ठीक है, ऐसे में चंद्रमा के रिफ्यूलिंग स्टेशन रॉकेटों को सौरमंडल के ही दूसरे ग्रह तक पहुंचने में सहायक बन जाएगा, यानी यहीं से आपका इसी स्टेशन से जो है वो आपका रिफ्यूलिंग कर दिया जाएगा। चंद्रमा के रिफ्यूलिंग स्टेशन रॉकेटों को सौरमंडल के ही दूसरे ग्रह तक पहुंचाने में सहायक बन सकते हैं। अगर आगे डिटेल में देखें तो यहाँ कंट्री के बारे में बोल रहा है कि अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि आगे चल के चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, यानी चंद्रमा पर पानी, खनिजों की मौजूदगी के साथ मानव रिहायशी की संभावना से जुड़े जो तथ्य वहाँ भेजे जा रहे यानों के जरिए मिलेंगे। ठीक है, संभावना से जुड़े जो तत्व वहाँ भेजे जा रहे हैं मिलेंगे, उनसे हमें अंतरिक्ष जन्म से लेकर के ब्रह्मांड में और आगे बढ़ने से जुड़ी वे सारी सूचनाएं मिल जाएंगी जो शायद इस पूरी सृष्टि के रहस्य खोल कर रख देगी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों का। ठीक है, कुल मिलाकर के भारत जिस तरह चंद्रयान, गगनयान और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन आदि योजनाओं का काम कर रही है, तो उससे हमारा देश अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। यह संभव है कि जिस तरह जो है जिस तरह अभी गणित के सुने पर होने वाले कोई भी बातचीत भारत के जिक्र के बिना पूरा नहीं होता, उसी तरह से आगे चल के चंद्रमा पर कोई भी विज्ञानी जो है वो आपका वैज्ञानिक भारत के बिना अधूरा रहे। ठीक है, तो ये जो है देखिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकनीकी मामले के विशेषज्ञ लेखक है FIS ग्लोबल से संबंध है। ठीक है, तो ये जो है वो तकनीकी टेक्नीशियन है, मतलब बहुत ही जानकार है। ये आपके जो जिनके द्वारा जो ये अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए कुछ और पॉइंट भी है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।